एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में, जहां दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी और सुबह की हल्की रोशनी कमरे की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में एक पुरानी चारपाई थी, कोने में लोहे की अलमारी। वही एक माँ और उसका 8 साल का बेटा रहते थे और दीवार पर टंगी उसके पिता की तस्वीर ही उनकी दुनिया थी। शारदा जी रसोई के काम निपटाकर कमरे में आई और बेटे को पुकारा। रितेश बेटा, अब जल्दी उठो। सूरज की पहली किरणें आ चुकी हैं और स्कूल जाने का समय हो गया है। चारपाई पर लेटा रितेश करवट बदलकर गुस्से से बोला, नहीं माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही शारदा जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए धीरे से बेटे के पास बैठकर कहा, बेटा, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह पूरे दिन मेहनत मजदूरी करोगे और चिंता में खो जाओगे और अपने सपनों को छोड़ दोगे? रितेश की आंखें भर आईं। उसने माँ की ओर देखा और बोला, हाँ माँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। रोज आपको इतना काम करते देख मुझे बहुत दुख होता है। पापा हमारे साथ होते तो सब अलग होता। ये सुनकर शारदा जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने दीवार पर टंगी राजेश जी की तस्वीर की ओर देखा और पल भर को चुप हो गईं। उसी कमरे में बैठी बैठी उनके जहन में पुराने दिन ताज़ा हो उठे। कभी यही कमरा हंसी खुशी से भर जाता था। त्योहारों पर रोशनी जगमगाती थी, मेहमान आते जाते थे और राजेश जी सबको हंसा हंसा कर माहौल खुशनुमा कर देते थे। लेकिन जब बीमारी ने उन्हें घेरा तो यही कमरा दवाइयों की गंध और अस्पताल की रिपोर्टों से भर गया। पहले उन्होंने हर बड़े अस्पताल में इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे सारा पैसा और घर का एक एक सामान बिकता चला गया। डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। रिश्तेदार और दोस्त जो कभी इसी कमरे में बैठकर खाना खाते थे, अब आना बंद कर चुके थे। और फिर एक दिन इसी चारपाई पर राजेश जी की सांसें थम गईं। अंतिम समय में उनके पास सिर्फ शारदा जी और उनका 8 साल का बेटा रितेश ही मौजूद थे। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन शारदा जी ने उसे फटकार दिया। तब से शारदा जी घर घर जाकर काम करती हैं ताकि किसी तरह बेटे की पढ़ाई जारी रख सके और उसके भविष्य को बचा सकें। विचारों के सागर से बाहर लौटकर शारदा जी ने बेटे को गले लगाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। तेरे पापा का सपना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। मैं सब संभाल लूंगी। तू बस किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, तभी हमारे जीवन में फिर से वैसे ही दिन लौटेंगे जैसे तेरे पापा के समय रहते थे। तुझे याद है ना, वो कितने अच्छे से हमें रखते थे। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो एक एक करके सब कुछ बिक गया। अब बस यही मकान हमारे सिर पर छत बनकर खड़ा है। इसे बचाए रखना है तो मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। रितेश की आंखों में डर और बेचैनी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ, इस समय हमें पैसों की बहुत जरूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो हम कैसे चुका पाएंगे? जब कर्जदार दरवाजे पर आकर तुम्हें गालियाँ सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है जैसे मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे ये सब देखकर डर लगता है कि हम सब कैसे संभालेंगे। शारदा जी ने बेटे की पीड़ा को महसूस किया। उसकी आंखों में आशा और डर के बीच झूलती भावनाओं को देखकर उनका दिल भारी हो गया। उन्होंने कुछ पल रुककर बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरा बेटा है और मैं जानती हूँ कि तू समझदार और मेहनती है। इसलिए मेरी बात मान और पढ़ाई मत छोड़।
तेरे पापा ने हमेशा यही चाहा था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, और मैं उनका सपना पूरा करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दूंगी। रितेश ने माँ की बातों को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में नए विश्वास की चमक आई। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा। मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। मैं पापा का सपना और आपकी मेहनत दोनों बर्बाद नहीं होने दूंगा। शारदा जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए धीरे से मुस्कुराया। कमरे की हल्की धूप में दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिलों में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। फिर रितेश ने हिचकिचाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। माँ, आपको पता है मेरे स्कूल की फीस कितनी ज्यादा है? पापा ने मुझे इतने बड़े स्कूल में दाखिला कराया था। आपकी आधे महीने की कमाई तो सिर्फ स्कूल की फीस में चली जाती है। कर्ज कैसे उतरेगा? शारदा जी ने मन ही मन उसकी बात समझ ली। उनके पास अब इतनी हैसियत नहीं थी कि वे उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रख सके। तभी अचानक घर के बाहर से घंटी की आवाज गूंज उठी। शारदा जी कुछ पल ठहर कर बाहर देखती रहीं। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, चेहरे पर थकान और आंखों में गहराई। बुजुर्ग ने धीमी भारी आवाज में पूछा, तुम ही राजेश की पत्नी हो? शारदा जी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनके मन में सवाल उठे, यह व्यक्ति कौन है और उन्हें राजेश जी के बारे में कैसे पता? उन्होंने धीरे धीरे जवाब दिया, जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन हैं और हमें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एक ही सांस में सब कुछ बोलकर वे बुजुर्ग जवाब का इंतजार करने लगे। धीरे से शारदा जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शारदा जी के कमरे में जाने के बाद बुजुर्ग ने सामने पड़ी पुरानी खुरदरी कुर्सी पर धीरे से बैठते हुए सांस भरी। कमरे की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और चारों ओर का सन्नाटा उनकी गंभीरता को और बढ़ा रहा था। उन्होंने रितेश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रितेश ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, जी 3rd कक्षा में। इतना कहकर वह चुप हो गया। बुजुर्ग ने उसकी ओर मृदुता से देखा, जैसे वह उसके भीतर के डर और शंकाओं को समझ रहे हों। शारदा जी ने बुजुर्ग के लिए पानी रखा। पानी पीते ही उन्होंने धीरे धीरे शारदा जी की ओर देखा और कहा, बेटी, यहाँ बैठो। मेरा नाम शांति लाल है। तुम्हारे पति राजेश जी मेरी कंपनी में काम करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने मेरी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। मेहनत, ईमानदारी और लगन के बलबूते उन्होंने धीरे धीरे मेरा पूरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वे अकेले संभाल रहे थे। उनकी आवाज में भावनाओं की गहराई थी। उन्होंने थोड़ी सांस ली और फिर आगे बोले, इसी बीच मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के लिए मैं विदेश चला गया। वहाँ मेरा बेटा कंपनी संभालने लगा। मैंने उसे कहा था, बेटा, राजेश जी को कभी कोई परेशानी नहीं आने देना। जब मैं विदेश से वापस आया तो पता चला कि राजेश जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ। वो आदमी जिसने मेरी बीमारी के बावजूद मेरी कंपनी को संभाला, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मेरी जिम्मेदारी पूरी की, मैं उसके अंतिम समय में उसके पास नहीं रह सका। उनकी आवाज थोड़ी टूटने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, मेरा बेटा तुम्हें केवल 1 महीने की सैलरी दे सका और इसके बाद आप दोनों अपने हाल पर छोड़ दिए गए। काश मैं समय पर यहाँ होता तो राजेश जी का इलाज सही तरह से करवा पाता। यह कहते हुए वे रुक गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। शारदा जी ने धीरे धीरे सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, जी सेठ जी, वो आपके बारे में अक्सर बातें किया करते थे। कृपया माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है?
उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई थी और डॉक्टरों ने कोई उम्मीद नहीं जताई थी। शांतिलाल जी ने शारदा जी की ओर गहरी नजर से देखा। उनके चेहरे पर पछतावे और जिम्मेदारी का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने गंभीरता से कहा, नहीं बेटी, मैं राजेश का असली गुनहगार हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो उनका इलाज बेहतर तरीके से करवाता, लेकिन अब जो हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता। वे थोड़ी देर खामोश रहे, जैसे अपने भीतर के अफसोस और दोष को समझाने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने शारदा जी की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। राजेश जी की सैलरी तुम्हें तब तक मिलती रहेगी जब तक तुम्हारा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता, चाहे मैं कल यहाँ रहूं या ना रहूं। ये सैलरी तुम्हारे खाते में हर महीने आएगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ और उसकी परवरिश अच्छे से करो। और हाँ, राजेश के सारे काम पूरे करो। उनके सपनों को तुम ही आगे बढ़ाओगी। ये सुनकर शारदा जी की आंखों से अचानक आंसू बह निकले। रितेश की भी आंखों में आंसू थे। उसकी छोटी सी उम्र के बावजूद उसके चेहरे पर जिम्मेदारी और भावनाओं की गहराई दिख रही थी। शारदा जी ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। भला कौन ये सब करता है? मरते समय भी वो कहते थे, काश सेठ जी होते तो हमारा ख्याल रखते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद भी आप उनका ध्यान रख रहे हैं। शांतिलाल जी चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में भी हल्की नमी थी, लेकिन उन्होंने बस धीमी गंभीर आवाज में कहा, बेटा, पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना। वही ईमानदारी, मेहनत और लगन जिनकी कमी हम आज भी महसूस करते हैं। इसके बाद वे बिना और कुछ कहे धीरे धीरे अपने रास्ते चल दिए। उनके जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ये सन्नाटा भारी नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद और राहत से भरा था। रितेश ने गहरी सांस लेते हुए ठान लिया, माँ, मैं खूब पढ़ूंगा, कल से ही स्कूल जाऊंगा। मैं पापा का सपना और आपकी मेहनत दोनों बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन शारदा जी के मन में आया कि एक बार शांतिलाल जी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। वो पता मालूम करते करते उनके बंगले के पास पहुंची। चौकीदार से पता किया तो पता लगा वे जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चल बसे। शारदा जी की आंखों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। उन्होंने खुद से पूछा, क्या वो केवल उनका भला करने ही आए थे या अपना कर्ज उतारने? यही सब सोचकर वे घर की ओर चल दी। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपके दिल में भी उम्मीद और हिम्मत जगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में हमें बताइए, अगर आप रितेश होते तो आप क्या करते। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए इंतजार करेंगे।